स्टूडेंट्स, लेक्चर के इस हिस्से में हम पावर कंसिडरेशंस इन ट्रांसफार्मर्स डिस्कस करेंगे। यानी ट्रांसफार्मर के अंदर पावर कैसे ट्रांसफ़र करती है, पावर आउटपुट क्या होती है। यानी हमारा ये क्वेश्चन होगा कि हाउ पावर इज़ ट्रांसफर्ड बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स। तो इसका सिंपल आंसर ये होगा कि बाय मीन्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स। क्योंकि हमें पता है कि देयर इज़ नो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी कॉइल्स, तो जो कनेक्शन होगा प्राइमरी और सेकेंडरी कॉइल के दरमियान वो सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के ज़रिए होगा। तो फ्लक्स शेयर हो रहा है, फ्लक्स लिंकेज है, फ्लक्स कपल हो रहा है प्राइमरी और सेकेंडरी के दरमियान, जिसकी वजह से पावर ट्रांसफ़र हो रही है प्राइमरी से सेकेंडरी तक। तो पावर इज़ ट्रांसफर्ड बाय मीन्स ऑफ चेंजिंग फ्लक्स, यानी इसके लिए फ्लक्स लिंकेज या फ्लक्स कपलिंग बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी शुड बी मैक्सिमम। तो कोई भी आइडियल ट्रांसफार्मर होगा तो उसकी आउटपुट पावर और इनपुट पावर बराबर होंगी, जबकि रियल वर्ल्ड के ट्रांसफार्मर्स में चूँकि कुछ पावर लॉसेस होते हैं, इसलिए इनकी आउटपुट पावर हमेशा इनपुट पावर से कुछ लेस होगी। तो यहाँ अगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ देखने के लिए, एक इंटरेस्टिंग रिज़ल्ट देखने के लिए और वो प्रिंसिपल देखने के लिए जो हमारा ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर के लिए वर्किंग प्रिंसिपल भी है, हम आइडियल ट्रांसफार्मर को दोबारा कंसिडर करते हैं जिसमें पावर आउटपुट इनपुट पावर के बराबर होती है। इनके फार्मूला लिखते हैं तो पावर का फार्मूला V इंटू आई होता है। तो आउटपुट चूँकि सेकेंडरी पर मिलती है इसलिए इनके साथ S और S लिख दिया, और ये इनपुट पावर चूँकि प्राइमरी पर अप्लाई होती है इसलिए यहाँ VP/IP लिख दिया। तो पावर्स को वोल्टेजेस को एक साइड पर और करंट्स को दूसरी साइड पर रखा, तो यहाँ हम देख सकते हैं कि करंट्स आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू दी रेस्पेक्टिव वोल्टेजेस। मतलब कि सेकेंडरी की वोल्टेज यहाँ ऊपर है और सेकेंडरी की करंट यहाँ नीचे है, दोनों के दरमियान इन्वर्स रिलेशन है। और प्राइमरी की वोल्टेज अगर देखें यहाँ नीचे है, करंट यहाँ ऊपर है, तो इनके दरमियान भी इन्वर्स रिलेशन है। तो इसका मतलब ये है कि जिस भी ट्रांसफार्मर के अक्रॉस वोल्टेज ज़्यादा होगी उसमें करंट कम होगी, और जिसमें वोल्टेज कम होगी उसमें करंट ज़्यादा होगी। तो ये वो इंटरेस्टिंग चीज़ है जो ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए प्रिंसिपल का काम करती है। मतलब ये कि इसमें हम जहाँ पर चूँकि हमारा इशू ये है कि लॉन्ग डिस्टेंसेस में जब हम ट्रांसमिशन करना होगी, इलेक्ट्रिकल पावर को पहुँचाना होगा एक पावर स्टेशन से, जैसा कि एक डैम होता है, तो हाइड्रो पावर स्टेशन से हमें दूर दराज के शहरों तक या इलाकों तक हमें इलेक्ट्रिसिटी को पहुंचाना है, इलेक्ट्रिकल पावर को पहुंचाना है। उसके लिए जो ट्रांसमिशन लॉसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो उनको मिनिमाइज़ करने के लिए हमें ये ट्रांसफार्मर हमारा साथ देगा कि हम पावर स्टेशन पर स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल करेंगे। स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल करेंगे तो उनकी वजह से फिर वोल्टेज तो इंक्रीज़ कर जाएगी लेकिन करंट डिक्रीज़ करेगी, और जब करंट डिक्रीज़ करेगी तो पावर लॉस डिक्रीज़ होगा, क्योंकि पावर बराबर होती है, पावर लॉस होगा I² R के बराबर। तो यहाँ पर R तो हमने पहले ही अच्छा कंडक्टर इस्तेमाल किया है, लेकिन उसको थिक ज़्यादा नहीं कर सकते। इसकी वजह यह है कि वो बहुत भारी हो जाएगा और उसको मैनेज करना फिर आसान नहीं है। एक ख़ास हद तक मोटाई देकर वायर को बनाया जाता है। तो रेजिस्टेंस तो हमने कर ली। अब दूसरा जो पावर को कंट्रोल करने वाला फैक्टर है पावर लॉस को, वो है करंट। तो करंट के स्केयर के साथ इसका ताल्लुक़ है। तो करंट अगर डिक्रीज़ कर दें जिस तरह यहाँ हमने कर दी तो पावर लॉस कम हो जाएगा। तो इसलिए किसी भी पावर स्टेशन के ऊपर हम स्टेप अप ट्रांसफार्मर इस्तेमाल करेंगे जो वोल्टेज को बढ़ा देगा, करंट को कम करेगा। करंट कम होगी तो पावर कम लॉस होगी। इस तरह से फिर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स इस्तेमाल होते हैं और स्टेप्ड अप वोल्टेजेस इस्तेमाल होती हैं जो कि करंट को डिक्रीज़ करके पावर लॉस को कम करने का बायस बनती हैं।
तो हाउ टू रिड्यूस ट्रांसमिशन लॉसेस, इसको अलहदा से भी आप एक हेडिंग से पढ़ लें कि जब होता ये है कि हीटिंग इफ़ेक्ट की वजह से पावर लॉस होती है, आई स्क्वायर आर इसका फार्मूला है। तो इफ़ आर डिक्रीज़, आर अगर डिक्रीज़ कर जाए तो पावर लॉस डिक्रीज़ करता है, बट इट रिक्वायर्स थिक कॉपर वायर। ये थिक कॉपर वायर इस्तेमाल होगी विच इज़ नॉट इकोनॉमिकल। इसके लिए अगर पावर लॉस को कम करना है, रेजिस्टेंस को कम करने के लिए थिक कॉपर वायर इस्तेमाल होगी जो कि इकोनॉमिकल नहीं रहेगी। तो इस तरह से फिर हमारे पास कॉपर वायर तो एक ख़ास साइज़ की हमने ले ली, उसकी विड्थ उतनी ले ली हमने, थिकनेस ले ली। उसके बाद फिर ऑप्शन बचेगा सिर्फ टू डिक्रीज़ द करंट, और वो हम यहाँ पे कर लेते हैं बाय यूजिंग स्टेप अप ट्रांसफार्मर्स। और फिर आपने याद रखना है कि ट्रांसमिशन कंप्लीट इस तरह से होती है कि हम जब ये स्टेप्ड अप वोल्टेज, स्टेप्ड अप एसी जब पहुंचती है हमारे शहरों तक, तो वहाँ सब स्टेशंस हैं। उन सब स्टेशंस में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं। उन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर्स ने उस वोल्टेज को कम करके आगे भेजना है। तो हमारे जो मोहल्लों में नॉर्मली आ रही है, हमारी स्ट्रीट्स में जो ट्रांसफार्मर्स लगे हुए हैं, सब स्टेशन से उन तक 11,000 वोल्ट तक आती है। तो ये जो स्ट्रीट के ट्रांसफार्मर्स हैं, ये उस 11,000 को भी 220 वोल्ट में स्टेप डाउन करते हैं, और ये 220 वोल्टेज फिर हमारे घरों तक पहुंचती है। और हमारे घरों में भी कुछ अप्लायंसेस होती हैं जो 220 से ज़्यादा पर चलती हैं, जैसा कि रेफ्रिजरेटर्स वगैरह हैं। तो उनमें फिर हम अलहदा से स्टेबलाइज़र इस्तेमाल करते हैं जो कि जिनके अंदर स्टेप अप ट्रांसफार्मर लगा होता है। और इसी तरह से कुछ हमारी जो अप्लायंसेस हैं वो कम वोल्टेज पर चलती हैं, जैसा कि टेलीविज़न है वो 120 वोल्ट एवरेज लेगा, तो या रेडियो वगैरह हैं, कुछ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं जो 12 वोल्ट तक लेते हैं। तो उनमें फिर फर्दर स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इस्तेमाल होते हैं और वो वोल्टेज को फिर कम कर लेते हैं। तो इस तरह से फिर ट्रांसमिशन का प्रोसेस मुकम्मल हो जाता है। तो यहाँ हमें ये बात ज़रूर याद रखना है कि डायरेक्ट करंट ट्रांसफार्मर के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकती, क्योंकि ट्रांसफार्मर सिर्फ अल्टरनेटिंग करंट पर वर्क करेगा, जिसमें करंट का मैग्नीट्यूड भी चेंज होगा, डायरेक्शन भी चेंज होगी, और वो चेंज होता है वो फ्लक्स पास करेगा तो इंडक्शन होगी। डायरेक्ट करंट इस्तेमाल करेंगे तो कांस्टेंट लेवल ऑफ करंट होगा, और कांस्टेंट लेवल ऑफ करंट होगा तो उससे कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जाएगा, और कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कितना भी स्ट्रांग क्यों ना हो वो इंडक्शन नहीं करता है।